हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2016 के सॉल्यूशन और ये पार्ट 11 रहेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि ईटा का हमें डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो देखो इसके आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। R होता है रेडियस, V वेलोसिटी और F फोर्स। यहाँ से हम ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा इट विल बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ F अपॉन RV। 6 पाई का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा ही नहीं। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/t-2, यानी कि मास इंटू में एक्सेलरेशन। R मतलब रेडियस, तो उसका L होगा, वेलोसिटी का LT-1। तो L से L कैंसिल होगा यहाँ से। ये जो नीचे L है इसको ऊपर जाकर के पावर -1 और t की पावर -1 ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा। -2 + 1 मतलब -1। तो mL-1 t-1 ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। इफ द वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी does not depend on the path, then the force of which type। देखो 102 के लिए जिसमें ये पूछा है कि अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो फोर्स किस टाइप की होगी। एक्चुअली ये डेफिनेशन, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, ये डेफिनेशन है एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कि इंडिपेंडेंट होगा पाथ पर। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, चाहे आप इस रास्ते से जाओ या ये पाथ हो या ये पाथ हो। अगर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे में जो वर्क डन होगा बाय दैट फोर्स, वो फोर्स कहलाएगी कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंजर्वेटिव। अच्छा, कंजर्वेटिव के कुछ एग्जांपल भी मैं आपको जैसे बता देता हूँ। इसमें आता है स्प्रिंग फोर्स और कोलम्बियन फोर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव में आएगा जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन फोर्स और कंजर्वेटिव में स्प्रिंग फोर्स और कूलम्ब फोर्स। नेक्स्ट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पूछा गया है कि क्या होगा। देखो एडियाबैटिक में जो हीट होती है वो रहती है 0, मतलब हम कह सकते हैं कि चेंज इन हीट 0 रहेगी, सो देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ द हीट। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करें तो ये कहता है कि जो भी हीट आप सप्लाई कर रहे हो ये दो जगह यूज होगी, एक तो इंटरनल एनर्जी में और एक कुछ वर्क डन करने में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए dq की वैल्यू 0 है तो जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी माइनस वर्क डन के। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन 3, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू माइनस वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 104 है अ कार्नोट इंजन हैव द सेम एफिशिएंसी व्हेन इट्स वर्क बिटवीन अ सोर्स ऑफ 1000 केल्विन एंड सिंक ऑफ 500 केल्विन as it has when a source is at T degree Kelvin and sink is at 1000 Kelvin। आपको बताना है कि T की वैल्यू कितनी होगी। देखो पहले मैं आपको कार्नोट इंजन की फॉर्मूला बता देता हूँ एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी को यहाँ पर हम ईटा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन में T1। अभी T2 T1 क्या है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। T2 होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक और T1 होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स। और एफिशिएंसी मतलब कार्नोट इंजन के लिए हमेशा जो टेम्परेचर ऑफ सिंक होना चाहिए वो कम होगा टेम्परेचर ऑफ सोर्स से, और जो एफिशिएंसी आती है वो लेस देन 100 आती है, मतलब परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो। अब फर्स्ट केस के लिए अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं, देखो जो ज्यादा वाला टेम्परेचर होगा वो सोर्स का टेम्परेचर होगा। तो सोर्स का टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है 1000 और सिंक का टेम्परेचर 500। तो फर्स्ट केस में ईटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 500 अपॉन में 1000, जो कि आएगा 1 माइनस के 1 अपॉन में 2, यानी कि ईटा जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो आएगा 1 अपॉन में 2, ठीक है। और सेकंड केस में अगर हम ईटा की बात करें तो वो रहेगा 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक लेंगे ऊपर। यहाँ पर क्या गिवन है, व्हेन इट सोर्स का टेम्परेचर T है और सिंक का टेम्परेचर 1000, तो ये तो हटा दो क्योंकि
जो हम टेम्परेचर ऑफ सोर्स निकालेंगे वो 1000 से ज्यादा ही आएगा। अब 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो कि T हमें गिवन है, फाइंड करना है T, और यहाँ पर आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ, एक मिनट, टेम्परेचर ऑफ सोर्स हम यहाँ पर सिंक लेंगे, यहाँ पर आएगा 1000, यहाँ पर आएगा T। एक्चुअली इसको ठीक कर देते हैं, टेम्परेचर सिंक का हमें 1000 गिवन है एक्चुअली। तो अब ईटा किसके बराबर है, ईटा 1/2 हमने फाइंड कर लिया है, तो 1 माइनस 1/2 हम लिख सकते हैं 1000 अपॉन में T। तो 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 अपॉन में T, तो टेम्परेचर आ जाएगा 2000 केल्विन। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा आप सीधा ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि दोनों केस में कोएफिशिएंट ऑफ ईटा तो सेम ही है, तो आप ये भी इस फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स इन द फर्स्ट केस इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स इन द सेकेंड केस। अगर आप इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट मोर देन डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी कि कोई पर्सन है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी से कोई ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो उसको वो देख नहीं पा रहा है। हमें बताना है कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस नीडेड टू अलाउ हिम टू सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर उसको वो दूर का ऑब्जेक्ट कोई देखना है तो उसे देखने के लिए उसको किस तरह का लेंस और उसकी पावर कितनी होगी ये हमें पता करना है। देखो, जब भी कोई पर्सन पास का देख पा रहा हो लेकिन दूर का नहीं देख पा रहा है तो उसको होता है मियोपिया। मियोपिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं मियोपिया, यानी कि दूर का साफ नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा, पास का साफ दिखता है। और मियोपिया में हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव और पावर भी होती है इसकी नेगेटिव। तो एक बात तो श्योर है कि ये दोनों आंसर तो हमारे में से नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस ही आएगा। अब आएगा कितना वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा माइनस के 40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट क्योंकि वो दूर का कितने दूर का नहीं देख पा रहा है ये तो हम नहीं कह सकते ना, तो इसके लिए कोई फिक्स रेंज ना हो करके हम इसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/v, यानी कि माइनस के 40 माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0। सो वी कैन से दैट फोकल लेंथ यहाँ से आ जाएगी माइनस के 40 और ये आएगा सेंटीमीटर में ऑफकोर्स। अब पावर इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि अगर फॉर्मूला फोकल लेंथ मीटर में है तो P इक्वल टू 1/f होगा। अगर पावर सेंटीमीटर में है तब के लिए यहाँ पर 100 आ जाता है। तो फिलहाल हम पावर फाइंड करना चाह रहे हैं, सो 100 को फोकल लेंथ से डिवाइड कर देंगे माइनस 40 से, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 0 से 0 कैंसिल और 5/2 या फिर 2.5 भी आप इसको कह सकते हैं। डायप्टर इसकी SI यूनिट होती है पावर की। सो P इक्वल टू आएगा माइनस 2.5 डायप्टर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, अ साउंड source of frequency 440 Hz is tied to the end of 1.5 meter long string and rotated in a horizontal plane at the angular velocity 20 radian per second. What is the frequency range of sound heard by the listener standing far away? तो पहले एक लिसनर मान लेते हैं कि कोई लिसनर है जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर कोई एक फ्रीक्वेंसी की सोर्स हमने यहाँ पर बांधी हुई है और इसको हम एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रहे हैं इस तरह से। हमसे ये पूछा गया है कि ये जो पर्सन है इसको हम ऑब्जर्वर कहेंगे और ये हो गया हमारा सोर्स। तो इसको जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसकी रेंज पूछी है। अब इसका मतलब रेंज पूछिए तो इसका मतलब ये कि इसको कुछ मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब ये कैसे होगा, तो देखो आपने डॉपलर इफेक्ट के बारे में सुना होगा। जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में सेपरेशन चेंज हो रहा हो तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देती, जो भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी उससे, और ये डिपेंड करता है कि दोनों पास में हैं, मतलब एक दूसरे के पास आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो फिलहाल होगा ये यहाँ पर कि जब ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये मान लीजिए इससे मिनिमम दूरी पर होगा, यानी कि इस पॉइंट पर होगा, तो इसको कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। मैं इसको मान लेता हूँ f1। और जब ये यहाँ पर होगा, मतलब कि फार पॉइंट पर इससे मैक्सिमम दूरी पर होगा, तब लेट इसकी फ्रीक्वेंसी मैं इसको मान लेता हूँ कि ये क्या है f2।
बाकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी वो सुनाई देगा, वो F1 और F2 के बीच में ही कहीं पर होगी, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस हमने देख लिया, ये है मिनिमम सेपरेशन और यहाँ पर ये मैक्सिमम सेपरेशन रहेगा सेकंड केस में। डॉपलर इफेक्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, वो होता है F ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इक्वल टू F जो भी रियल फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाइड में स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। अब ये प्लस माइनस क्या है तो मैं इसको समझाऊंगा अभी जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एक बात तो यहाँ पर क्लियर है, ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है, तो हम ऑब्जर्वर की जो स्पीड होगी वो कितनी लेंगे, 0। ठीक है, हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 330, तो वो इसकी वैल्यू हमें पता है 330 है, ये हो गया 0। स्पीड ऑफ साउंड भी कितना, 330। अब ये जो स्पीड ऑफ सोर्स होगा ये वेरिएबल है यहाँ पर। अब कैसे वेरिएबल है तो उसको समझते हैं। देखो, हमें स्पीड ऑफ सोर्स गिवन नहीं है, लेकिन हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। V इक्वल टू कितना होता है, R इंटू में ओमेगा। R मतलब रेडियस, और रेडियस हम क्या लेंगे, जो भी इसकी लेंथ होगी इस धागे की, तो वो है 1.5 इंटू में एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर लेंगे, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है 20 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी, R इंटू ओमेगा, यानी कि 20 वैल्यू पुट करी तो ये आ जाएगा 30। तो हमें स्पीड ऑफ सोर्स पता चल गया है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखो, जब ये इससे पास में है, मतलब कि इसके बहुत पास आ रही है, तब तो फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होगी, और जब ये इससे दूर है तब फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब देखो, जब ये स्ट्रिंग घूम करके यहां से यहां आ रहा है, यानी कि ये इसके पास जा रहा है ना ऑब्जर्वर के, तो ऐसे में जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे, मतलब when the sound source is moving toward the listener, the frequency of sound listened by the listener, मैं इसको बोल रहा हूँ F1। ठीक है, और क्योंकि ये ऑब्जर्वर के पास जा रही है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का सेपरेशन कम हो रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि F1 होगा, F ओरिजिनल कितना है, ये मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। F ओरिजिनल है हमारे पास 440, स्पीड ऑफ साउंड 330 प्लस में 0 क्योंकि ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा, अपॉन में साउंड की स्पीड 330। अब यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, देखो जब ये इसके पास जा रहा है तो सोर्स की जो मतलब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का सेपरेशन कम हो रहा है। जब ये सेपरेशन कम होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, यानी कि F1 की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए 440 से। वो ज्यादा कब आएगी, जब यहाँ पर प्लस लूं कि माइनस लूं। देखो यहाँ पर हमें लेना होगा -30, अगर मैं प्लस लेता तो ये वैल्यू इंक्रीज होती है और F1 की वैल्यू कम हो जाती। तो जब ये सोर्स इसकी तरफ मूव कर रहा है तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लिया है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे F1, ये हो जाएगा 440 330 अपॉन में या 300, और इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 484 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो हमें 484 मिला है, ये इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो ये सुन पाएगा 484 हर्ट्ज। अब ऐसे ऑप्शन में देख पाए तो 484 सिर्फ ऑप्शन बी में ही आ रहा है, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट होगा। लेकिन हम सेकंड केस के लिए भी निकाल देते हैं, केस 2 के लिए। अब केस 2 में क्या होगा, जो सोर्स है ये इस तरफ जा रही है, यानी कि ऑब्जर्वर से दूर जा रही होगी। तो ऐसे में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो अब डिक्रीज हो जाएगी। जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर जो F2 होगा इट विल बी इक्वल टू, अब इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 440, यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड 330, अभी भी ऑब्जर्वर तो मूव नहीं कर रहा, तो 0 अपॉन में 330। अब यहाँ पर प्लस लेंगे माइनस आएंगे। देखो पहले केस में हमने माइनस लिया है जब वो उसके पास आ रही थी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अब जब ये इससे दूर जा रहे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब फ्रीक्वेंसी यानी कि F2 की वैल्यू 440 से कम ही आएगी, और वो कम कब आएगी, जब यहाँ पर हम प्लस लेंगे, तो प्लस के 30। तो F2 की वैल्यू 440, ये 330 अपॉन में ये हो जाएगा 360। तो F2 को जब आप सोल्व करेंगे हमें मिलेगा 403 हर्ट्ज, और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो उसको सुनाई देगी 403 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 403 से 484 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 107 है, इफ द पोलराइजिंग एंगल ऑफ ए मीडियम इज 60 डिग्री,
पोलराइजिंग एंगल यानी कि आईपी की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, तो आपको बताना है कि क्रिटिकल एंगल यानी कि आईसी कितना होगा। तो देखो यहाँ पर हमें दो लॉ अप्लाई करने पड़ेंगे। एक तो ब्रिस्टल लॉ। ब्रिस्टल लॉ ये कहता है कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट, उसका इंसिडेंट एंगल पोलराइजिंग एंगल के इक्वल है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होगा वो 10 आईपी के इक्वल हो जाता है। मैंने ब्रिस्टल लॉ पूरा अप्लाई किया हुआ है, मतलब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखो क्रिटिकल एंगल हम किस में पढ़ते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में म्यू इक्वल टू होता है 1/sin क्रिटिकल एंगल के इक्वल। ठीक है, म्यू इक्वल टू किसके होगा? 1/sin आईसी। तो फर्स्ट केस में म्यू इक्वल टू 10 आईपी, पोलराइजिंग एंगल हमें गिवन है कितना? 60 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल चुका है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं √3 इक्वल टू 1/sin क्रिटिकल एंगल। तो साइन आईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/√3। क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो बताता हूँ मैं, हालांकि मैंने इसको अलग से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है TIR को। तो ये हो जाएगा आईसी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही हो, तो एक ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल, जब ये लाइट ना तो बाहर जाए ना अंदर आए, ग्रेजिंग करे सरफेस पर, तो उस इंसिडेंस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल यानी कि आईसी। और आईसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू 1/sin आईसी। क्वेश्चन नंबर 108 है, एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज ओपन एट बोथ द एंड। What is the frequency of its fundamental node? Simply, स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा V/12। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड पता है, लेंथ पता है, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। बट ये आया कैसे वो समझते हैं। देखो यहाँ पर बात हो रही है ओपन एट बोथ द एंड, यानी कि ये है ओपन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप जो कि दोनों तरफ से ओपन होता है। जब भी कोई ऐसा पाइप हो, ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ से ओपन हो, तो जो ओपन एंड होंगे उस पर हमेशा बनेगा एंटी नोड। और यहाँ पर हमें किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी? फंडामेंटल नोड की फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल नोड में यह होगा कि जो वेव्स मिलेंगी हमें वो कुछ इस तरह की होगी, मतलब बीच में सिर्फ एक ही नोड देखने को मिलेगा और ओपन एंड पे क्या होगा? एंटी नोड। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेंथ होगी L, वो वेवलेंथ के टर्म में कितनी होगी वो बताते हैं। देखो अगर कोई वेव है तो इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? लैम्डा। ठीक है, किसी एक इसको नोड बोलते हैं और ये पॉइंट होता है एंटी नोड, मतलब जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो एंटी नोड और जहां पर जीरो डिस्प्लेसमेंट वो एंटी नोड। अब यहां से यहां तक का जो, अगर मैं इस नोड से इस नोड तक की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वेवलेंथ का आधा यानी कि λ/2। तो दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता है? λ/2। अगर मैं एक नोड से एंटी नोड का देखूं तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो नोड से कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच का सेपरेशन कितना हो जाता है? λ/4। अब ये है हमारा एंटी नोड, ये नोड और ये एंटी नोड। तो यहां से यहां तक का सेपरेशन अगर मैं बात करूं A से N तक का, वो हो जाएगा λ/4 और ये भी कितना हो जाएगा? λ/4। डायरेक्टली भी आप उसको समझ सकते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हाफ वेव है, तो जो लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? λ/4 प्लस λ/4 यानी कि λ/2 के। अब देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ या किसी भी चीज की जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ के इक्वल होती है, यानी कि लैम्डा के। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड अपॉन में वेवलेंथ। स्पीड वेवलेंथ को अगर हम लेंथ के टर्म में यहाँ पर लिखें तो वो 2L हो जाएगी। तो ये आएगा लैम्डा की जगह पर 2L। तो सिंपली फ्रीक्वेंसी में जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था V/2L, यही हम अप्लाई करेंगे। स्पीड है 350 अपॉन में 2 इंटू लेंथ है अपने पास 0.5, तो नीचे तो 1 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा 108 का वो हो जाएगा 350 हर्ट्ज, 350 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, 27 आइडेंटिकल मर्करी ड्रॉप आर ईच चार्ज टू 10 वोल्ट पोटेंशियल, देन दे आर मस्ट टू फॉर्म अ वन लार्ज ड्रॉप, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप। यानी कि हमारे पास 27 एक जैसी आइडेंटिकल मर्करी ड्रॉप है और एक कंबाइन होकर के एक सिंगल ड्रॉप बन रही है। तो आपको बताना है कि जो नया पोटेंशियल होगा सिंगल ड्रॉप का वो कितना होगा अगर इनका ईच का पोटेंशियल V है। तो देखो वैसे तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट डायरेक्टली
कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, टाइम सेव कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि जो नया पोटेंशियल होगा, मतलब जो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल होगा वी डैश, मैं इसको मान रहा हूं, ये बराबर होगा n की पावर 2/3 इंटू में जो हर एक ड्रॉप का पोटेंशियल था, ये कह लो कि जो ओल्ड पोटेंशियल था उन सब की जो भी ड्रॉप था उसका पोटेंशियल। अब यहाँ पर n मतलब कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप है जो कंबाइंड होकर के सिंगल ड्रॉप बन गए, तो n की वैल्यू 27 की पावर 2/3 इंटू में ओल्ड पोटेंशियल कितना है, तो वो सभी का है 10। 27 की पहले मैं करता हूँ क्यूब रूट, तो 27 की पावर 1/3 मतलब कितना हो गया 3, फिर 27 मतलब 3 का करेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा 9, यानी कि 27 की पावर 2/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 27 की पावर 1/3 इंटू में इसका स्क्वायर इंटू में 10, तो 27 की क्यूब रूट कितना आएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 से 9 इंटू 10, यानी कि 90 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा 90 वोल्ट। तो सिंपल फॉर्मूला आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप वैसे करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, तो इसको समझते हैं। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास काफी सारी n नंबर ऑफ ड्रॉप्स थी, वो एक सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि इनकी जो टोटल वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगी, तो n इंटू एक सिंगल ड्रॉप की जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई स्मॉल r में इसका रेडियस मान रहा हूँ, ये वॉल्यूम बराबर होगी जो बिगर ड्रॉप है उसकी वॉल्यूम के, जो अकेली एक है 4/3 पाई r की क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n r की क्यूब इक्वल आएगा r की क्यूब। तो जो नया रेडियस होगा, नया रेडियस मतलब जो सिंगल ड्रॉप है उसका जो रेडियस होगा वो रहेगा n की पावर 1/3 इंटू में r। तो जो नया रेडियस हो जाएगा वो रहेगा n की पावर 1/3 इंटू में r। अब देखिए मान लेते हैं कि सिंगल ड्रॉप जो है यहाँ पर उस पर चार्ज है q, तो जब ये टोटल कंबाइंड होंगे तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा, मतलब कि n नंबर ऑफ, यहाँ पर मैंने कितना, अभी मैं जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर n ड्रॉप्स है, हर एक पर चार्ज q है, तो जो सिंगल ड्रॉप होगी उसका जो टोटल चार्ज होगा, मैं उसको QT बोल रहा हूँ, वो बराबर होगा n इंटू में जो सिंगल ड्रॉप का चार्ज होगा, यानी कि n इंटू में q। ठीक है, ये क्यों टोटल चार्ज हो जाएगा। अब कोई भी अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि k इंटू में चार्ज अपॉन में r, v इक्वल टू KQ अपॉन में r। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो पोटेंशियल आएगा v इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप अपॉन उसका खुद का रेडियस कितना है। और ये जो पोटेंशियल मैंने बोला ये क्या है, एक चार्ज का पोटेंशियल, जो एक छोटी ड्रॉप थी उसका पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r होगा। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q टोटल कितना है n इंटू में q अपॉन में r कितना है n की पावर 1/3 इंटू में r। देखो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये n की पावर ऊपर जाएगी तो 1 माइनस 1/3 बचेगा, 1 माइनस 1/3 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r आ जाएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r किसके बराबर है, जो ओल्ड पोटेंशियल था, मतलब एक सिंगल ड्रॉप का जो पोटेंशियल था उसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। अब यहाँ पर 3 माइनस 1 यानी कि v जो नया पोटेंशियल होगा, न्यू ड्रॉप का पोटेंशियल होगा, वो रहेगा n की पावर 2/3 इंटू में ये क्या है, ओल्ड पोटेंशियल, मतलब एक सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया है कि जो बिगर ड्रॉप होगी उसका जो पोटेंशियल होगा वो रहेगा n की पावर 2/3 इंटू में ओल्ड पोटेंशियल, जो सिंगल ड्रॉप थी उसका पोटेंशियल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो काफी सारा समय आपका बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड फ्रॉम अ ट्राइंगल, मतलब 3 इक्वल रेजिस्टेंस है लेकिन एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो आपको बताना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा कॉर्नर के अराउंड। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और एक ये। तो लेट इन दो कॉर्नर को मैंने पकड़ा, लेट पॉइंट ए और बी है ये, और सभी इक्वल है तो इसको मैं आर मान लेता हूँ तीनों को। अब इस दोनों ऊपर वाले हैं, इनमें करंट तो सेम फ्लो करेगा, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके साथ कैसे रहेगा, पैरेलल में। तो अगर मैं ऊपर दोनों की बात करूं, देखो पहले फॉर्मूला बता देता हूं। सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, जितने भी रेजिस्टेंस है डायरेक्टली ऐड करने होते हैं। पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, पैरेलल के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर के दोनों देख रहा हूं तो
R1 में मान लेते हैं इसको, इन दोनों का इक्विवेलेंट R1 इक्विवेलेंट वो आएगा R प्लस आर के, यानी कि 2R। फर्दर जो सर्किट हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि R यहाँ पर है और ऊपर वालों का रेजिस्टेंस कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ R, और ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब दोनों किस में, पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा इट विल बी इक्वल टू 1/R प्लस के 1/2R, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2R, और यहाँ पर कितना आएगा, R तो आ गया है तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस में ये आएगा 2 + 1 एक्चुअली, तो R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल करते हैं इसका, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/3 या फिर 2/3 इंटू में R। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी।